भूगोल डॉक्टर्स और इस औरत के यकीनन बेहोशी की हालत में ही दीवार में चुन दिया गया होगा और होश में आने पर इसने घबराहट में दीवार से निकलने की बहुत की कोशिश की होगी। बहुत हाथ चलाए होंगे मगर ना निकल सकी और दम घुटने से एक भयानक अजयतनाक मौत का शिकार हो गई। इसके चंद दिन बाद वो पुरस्कार लाश सर्द खाने से गायब हो गई और पुलिस को फार्म हाउस से साबिक मालिक का भी कोई सुराग ना मिल सका। लेकिन चंद रोज बाद फिर से फार्म हाउस में वही लकड़ी के खरीदने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और बेटा फिर शायद ही ऐसा कोई दिन हो कि मैंने इस मकरूर लाश को फार्म में हाउस में कहीं किसी कोने में कहीं किसी कमरे में दीवार खरीदते ना देखा हो। वो बहुत ख़तरनाक बुला है जो नफ़रत के आग में झलस रही है। लेकिन मैंने और बाबा ने इसके इस अफरीत से बचने रहने के लिए एक तरीका दरियाफ्त कर लिया। वो ये था कि अक्सर नज़रअंदाज कर देना। भले वो बुला जानलेवा मखलूक है मगर वो इस सूरत में इंसान पर हमला और इसका ताक़ुब करती है जब कोई इसकी तरफ मुतवज्जा हो और इसकी तरफ देखे या इस पर हमला करने की कोशिश करे। मैंने तब से अब यही रूटीन बनाई है कि जब भी कभी मुझे फार्म हाउस में कहीं लकड़ी खरीदने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये बुला नज़र आती है तो मैं इसे अक्सर नज़रअंदाज करके वहाँ से हट जाता हूँ और अपने काम में मगन हो जाता हूँ। इस तरह दोबारा वो कभी मुझ पर हमला नहीं हुआ। बेटा वो अफरीत लकड़ी इसलिए खरीदती है कि इसकी मौत भी लकड़ी खरीदने और खुरचते हुए हुई थी और हमला इसलिए करती है कि इसका कातिल अभी भी इसी फार्म हाउस से ताल्लुक़ रखता था। अब इस अफरीत की नज़र तुम पे पड़ चुकी है। वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। शायद वो तुम्हारे घर और स्कूल तक भी तुम्हारा ताक़ुब करे, लेकिन ये ताक़ुब ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। अगर तुमने इसे मुसलसल नज़रअंदाज करने की आदत अपना ली तो वो तुम्हें नज़रअंदाज कर देगी। लेकिन ऐसा करना शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तुम एक लड़की हो और दूसरा कम उम्र हो। चाचू बोलते जा रहे थे और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। मुझे ये सब एक भयानक ख्वाब जैसा लग रहा था। मैं इस वक्त कोस रही थी जब मैंने इस मनहूस फार्म हाउस में कदम रखा था और साथ ही मैंने दिल में ये फ़ैसला कर लिया कि अब कभी भी चाचू के यहाँ नहीं आऊँगी। वो छोटा सा एडवेंचर मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका था। अब शाम हम घर वापस लौट आए तभी मेरे लिए खौफ और दहशत का नया दौर शुरू हो गया। इस रात मैंने हस्बे मामूल होमवर्क मुकम्मल करने के बाद अगले दिन के लिए स्कूल बैग तैयार किया और सोने के लिए लेटी। अभी कंबल ओढ़ा ही था कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई मेरे दरवाजे को बाहर से खुरच रहा है। साथ ही मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कोई खिड़की से शीशे पर उंगली से दस्तक दे रहा है। मैंने चाचू की हिदायत पर अमल करते हुए सख्ती से आंखें भींच ली और कंबल को खूब अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया और आयत का वुर्द करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक वो मकरू आवाज़ें सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं पत्थरों से भरी एक नीम तारीक वादी में हूँ और नंगे पाँव भाग रही हूँ और वही बुला मेरा पीछा कर रही है। नुकीले पत्थर लगने से मेरे पाँव ज़ख्मी हो रहे हैं और इनसे खून बहता हुआ ज़मीन पर मेरे कदमों के निशान बना रहा है। अचानक एक पत्थर से ठोकर लगती है और मैं मुंह के बल गिर जाती हूँ। आन के आन में वो बुला मेरे सर पर पहुंच जाती है और अपने नुकीले पंजों से मेरे जिस्म का एक एक अज़ू उधेड़ कर रख देती है। ये ख्वाब देखकर खौफ के मारे मेरी आंख खुल गई और मैं पसीने में शराबोर थी और मेरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। मुझे ये बात घर से छुपा कर रखनी होगी। चचा ने मुझे कहा था तो मैंने कभी नहीं चाहूँगी कि वो बुला मेरे घर में किसी और पर मुसल्लत हो जाए। मैंने जागते ही सोचा। इसके बाद ये मामूल बनता चला गया। मुझे स्कूल का घर हर जगह पर इस बुला के खुरचने की आवाज़ें सुनाई देती। चंद मरतबा तो इसका झलक भी दिखाई देती, लेकिन मैंने हर मरतबा दिल पे जबर करके इसको नज़रअंदाज करना जारी रखा। ताहम इससे मेरी सेहत पर बहुत बुरा असरात मुरतब हुए और मेरी नींद और मेरी भूख उड़ चुकी थी। रंगत जद पड़ गई थी और आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन गए थे। मैं स्कूल के काम में भी कमज़ोर होना शुरू हो गई थी और मेरे ग्रेड्स में भी कमी आती जा रही थी। इस सब सूरत हाल पर मेरे वालिदैन बहुत परेशान थे और एक के बाद दूसरे कई डॉक्टर और स्पेशलिस्ट से मेरा मायना भी करवाया। ताहम किसी भी मर्ज़ की तशखीस ना हुई।
बल्कि मुझे तो डॉक्टर्स के क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में भी वही मनहूस खर्चन की आवाज़ सुनाई देती। 3 माह में मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि स्कूल इंतज़ामिया ने मुसलसल बुरी बारकती दिखाने पर मेरी सेहत की खराबी की वजह से मुझे मज़ीद पढ़ाने से माज़रत कर ली और स्कूल से मेरा नाम खारिज कर दिया। दूसरी तरफ अब मैं इतनी कमज़ोर होती जा रही थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ किए बगैर कोई चारा ना था। यूँ मुझे शहर के एक मयारी और अच्छे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। मेरे पूरे ख़ानदान पर मेरी वजह से परेशानी और तकलीफ़ का दौर शुरू हो चुका था। मुझे इस बात का भी अलग से शर्मिंदगी हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे वो आवाज़ सुनाई ना दी। पूरे 24 घंटे गुज़र के वो मानूस आवाज़ सुनाई ना दी। क्या मेरी तकलीफ़ के इख्तिताम का वक्त आ पहुंचा था? क्या वो वाक़ई बुला मेरा पीछा छोड़ चुकी थी, या फिर मैं अब मौत के इतना करीब हूँ कि मुझे कोई खौफ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे पा रहा था? अगले रोज़ मैंने सोचा, लेकिन 3 दिन गुज़र गए और मुझे फिर भी वो आवाज़ दोबारा सुनाई ना दी। 10 साल बाद इस वाक़ये को 10 साल का तवील अरसा गुज़र चुका था, और इस दिन के बाद ना तो मुझे कोई ऐसी आवाज़ सुनाई थी और ना ही कभी वो बुला नज़र आई। जिस दिन से मुझे आवाज़ें आना बंद हो गई थी, इस दिन से मेरी तबीयत भी संभलना शुरू हो गई थी। मज़ीद 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में गुजारने के बाद मुझे सेहतमंद होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद मैं भी चाचू के यहाँ नहीं गई, और तो और मैंने दोबारा स्कूल में भी एडमिशन लेने की कोशिश ना की, जिससे मेरी तलख़ यादें वाबस्ता थी। मुझे इससे भी अच्छे और मयारी स्कूल में अब आसानी एडमिशन मिल गया था, और अब 10 साल बाद मैं एक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी थी। चाचू ने 1 साल कबल अपना फार्म हाउस घर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अच्छे दामों फ़रोख्त कर दिया, जिन्होंने फार्म हाउस को मस्मार करके फार्म हाउस और इसके इर्द गिर्द वसी व ज़मीन पर एक हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख दी। चाचू ने और हमारे के ही शहर के एक घर और चंद दुकानें खरीद ली। बकौल इनके इस उम्र में वो अब ज़्यादा मेहनत का वाला काम नहीं कर सकते थे। मुझे इस कंपनी में इसके कारकुनान और इस हाउसिंग सोसाइटी में कुछ अरसे बाद मकान ख़रीदने वालों से दिली हमदर्दी महसूस हुई, क्योंकि वो सब ये नहीं जानते थे कि बहुत जल्द इनके साथ क्या होने वाला है। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।